हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारे ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल के। तो हमने बेसिक्स क्वेश्चंस और कुछ इंटरमीडिएट क्वेश्चंस देखे थे। आज हम ट्राई करते हैं कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने के। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने काफ़ी क्वेश्चन तो कर लिए थे, हम 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम 41 क्वेश्चन से करते हैं स्टार्ट। ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 41. So what is the question? Consider the following transaction with data item P and Q initialized to 0. Okay. So P and Q are initially 0 value and we have a two transaction T1 and T2 on which there are some operations are performed. Any non-serial interleaving of T1 and T2 of concurrent execution leads to. अब ये क्या कह रहा है कि अगर हम कोई इसका नॉन सीरियल इंटरलीविंग करते हैं T1 एंड T2 का, तो क्या जो कॉन्करेंट जो एग्जीक्यूशन है वो सीरियलाइजेबल होगा या कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा या नहीं होगा, ये हमें बताना होगा। तो अब सबसे पहले हमें पता है कि हमें सीरियलाइजेबिलिटी चेक करनी, तो सबसे पहले आप चेक करो T1 एंड T2 के लिए अगर हम प्रेसिडेंस ग्राफ बनाते हैं तो देखो रीड P, ठीक है, और T2 क्या कर रहा है, राइट P। तो T1 से T2 में एक एज जाएगी एंड रीड Q, यहाँ पे आ रहा है रीड Q और यहाँ से आ रहा है राइट Q। तो T2 से T1 में भी जाएगी क्योंकि दोनों एक कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे T1 से T2 के बीच में क्या बन रहा है, साइकिल, और अगर साइकिल बनता है तो हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। सो आंसर इज बी। ओके, now question number 42, which of the following concurrency control ensures both conflict serializability and freedom from deadlock? अब हमें पता है टू फेज लॉकिंग में you will ensure the conflict serializability but not the deadlock, but in timestamp ordering you will ensure both conflict serializability and freedom from deadlock. So the only second statement is true, or only second technique is true. Next, consider the following schedule of transaction T1, T2 and T3. Which one of the schedule below is the correct serialization of the above? तो इसके लिए हम टोपोलॉजिकल ऑर्डर बना सकते हैं, उससे हम इनका सीरियल ऑर्डर निकल जाएगा। और अगर आपको पता हो टोपोलॉजिकल ऑर्डर से भी निकलता है और हम यहाँ पे स्वैपिंग करके भी देख सकते हैं कि कैसे सीरियल शेड्यूल बनेगा। तो टोपोलॉजिकल ऑर्डर वाले जो हैं वो मैंने लेक्चर में आपको समझा रखे हैं। मैं यहाँ पे आपको एक आध दूसरी ट्रिक भी बता देती हूँ। देखिए, हमें बताना है यहाँ पे, ये देखिए कॉन्करेंट शेड्यूल्स है T1, T2 एंड T3। हमें इसमें बताना है कि इनका सीरियल ऑर्डर क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं चाहूँ कि सबसे पहले T2 एग्जीक्यूट हो तो उसके लिए मेरे को T2 की वैल्यूज सारी जो ऑपरेशन है उनको सबसे ऊपर लाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे करनी पड़ेगी स्वैपिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इन वैल्यूज को मुझे ऊपर लेके जाना है, तो राइट और रीड को अगर आप स्वैप करना चाहो तो ये स्वैप नहीं हो सकते। स्वैप क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट पेयर है और कॉन्फ्लिक्ट पेयर को आप स्वैप नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इसका रिवर्स करते हैं, रिवर्स मीन्स सपोज आई वांट टू एग्जीक्यूट T1 फर्स्ट, तो आई विल स्वैप दिस वैल्यूज। तो ये दोनों वैल्यूज स्वैप हो जाएंगी क्योंकि ये राइट परफॉर्म हो रहा है X पे और ये राइट परफॉर्म हो रहा है Y पे, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दिस विल ऑल्सो स्वैप विद दिस रीड ऑफ Y बिकॉज ऑफ नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर। तो उस केस में क्या हो जाएंगे, आपके T1 के पहले दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप अगर इन दोनों वैल्यूज को स्वैप नहीं करवा सकते, क्यों, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट पेयर बन रहे हैं। लेकिन ये दोनों वैल्यूज स्वैप हो सकती हैं क्योंकि रीड रीड जो होता है वो नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर होता है। इस वजह से ये रीड वाई कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर। Okay, and this right x is also swapped with right y as well as the read y because of non conflict pair। तो इसको भी हम सबसे ऊपर भेज सकते हैं। इसका मतलब पहले T1 को एग्जीक्यूट कर दें, फिर T3 को एग्जीक्यूट कर दें और हम उसके बाद लास्ट में किसको एग्जीक्यूट कर दें, T2 को। तो इसका सीरियल शेड्यूल का बन जाएगा T1, T3, T2। सो द आंसर विल बी ए। तो आप इस तरीके से स्वैपिंग करके भी देख सकते हैं नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर की और आइडेंटिफाई कर सकते हैं सीरियल ऑर्डर को। नाउ consider the following 4 schedules due to 3 transactions हैं आपके R1, R2 और R3। ओके, और डेटा आइटम है यहाँ पे सिर्फ एक ही डेटा आइटम है X, और यहाँ पे RX और WX क्या डिनोट कर रहा है, रीड एंड राइट।
ओके, हमें क्या बताना है कि कौन सा शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल के लिए हमें क्या चेक करना होता है कि साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता तो आपका जो शेड्यूल है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होता है, अदरवाइज नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होता है। तो यहाँ पे हमारे 3 ट्रांजेक्शन है, R1, ओके, R2 एंड R3, ओके। तो 3 कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल 3 शेड्यूल्स हैं। अब हमें कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी चेक करनी है। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन देखो तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो रहा है, R1 से R2 पे तो कोई साइकिल बन रहा है क्योंकि तो नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर है और साइकिल एजेस सिर्फ आपकी कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स पे बनती है। तो यहाँ पे आप देखिए R2 से R1 एक एज जा रही है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट पेयर बन रहा है। देन W1 से R3 पे भी एक एज जा रही है ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट पेयर। देन W1 से W2 पे भी जा रही है, यानी 1 से 2 पर भी एक जा रही है एज ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट पेयर। अब आप यहाँ देखिए ये साइकिल आ गया, इसलिए दिस इज नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। ठीक है, अब हम 20 ऑप्शन देखते हैं। R2 से R1 पे नहीं बनेगा क्योंकि कोई कॉन्फ्लिक्ट पेयर नहीं बन रहा, बट R1 से R2 पे बन जाएगा क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट पेयर बन रहा है। तो एक एच तो बन जाएगी R1 टू R2। W2 टू R3 भी बन जाएगा क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट पेयर बन रहा है, तो W2 टू R3 एंड W2 टू W1 भी बनेगा। देखो ये और ये इसकी वजह से भी बनेगा, तो 2 टू 1 एक और एच बन जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट पेयर बन रहा है क्योंकि। एंड R3 से W1 पे भी बनेगा क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट पेयर बन रहा है। अब यहाँ पे आप देखो तो वापस R1 और R2 में क्या आ गया, साइकिल, और साइकिल आते ये भी क्या हो जाएगा, नॉन कॉन्फ्लिक्ट। तो ये भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल नहीं है। नेक्स्ट सी ऑप्शन देखते हैं। R3 से R2 यहाँ नहीं बनेगा क्योंकि नॉन कॉन्फ्लिक्ट है। R2 से R1 ये भी नॉन कॉन्फ्लिक्ट है। R1 से R2 ये कॉन्फ्लिक्ट पेयर है, तो यहाँ पे एज आ जाएगी। ठीक है, एंड W2 से W1 भी एक कॉन्फ्लिक्ट पेयर है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि कॉन्फ्लिक्ट पेयर क्या होते हैं, नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर क्या होते हैं, तो मैंने हमारे DBMS की प्लेलिस्ट में लेक्चर में समझाया था कि कॉन्फ्लिक्ट पेयर और नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर आप कैसे डिटेक्ट करते हैं। आप प्लीज उस लेक्चर को जाके देखिए, उससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि हम कैसे एजेस को फॉर्म करते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का वाला लेक्चर भी आप प्लीज देखिए, तो हमें इजीली पता चल पाएगा कि हम ये साइकिल्स कैसे बना पा रहे हैं। तो देखिए सी ऑप्शन में भी आपके साइकिल बन रहा है, इसलिए सी ऑप्शन भी आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। अब हम देखते हैं डी ऑप्शन, R2 टू W2, ये तो खुद पे ये तो सेल्फ साइकिल तो हम नहीं बनाते हैं, बट अब यहाँ देखिए W2 टू R3 यानी R2 से R3 पे एक बन रहा है। देन R3 से R1 पे कुछ नहीं बन रहा, ठीक है, क्योंकि दोनों नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर हैं। लेकिन W2 और W1X या फिर W2 और R1X अगर आप देखिए तो ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर है, तो एक 2 से 1 पे भी जा रहा है एज। अब देखिए डी ऑप्शन में आपका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट कोई भी साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता, और क्योंकि साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डी जो होगा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल होगा। और अगर आप इसकी इक्वल सीरियल ऑर्डर निकालना चाहें तो हम टोपोलॉजिकल ऑर्डर से निकाल सकते हैं। कैसे, जहाँ पे इन ऑर्डर डिग्री 0 है, सबसे पहले उस ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करेंगे, तो पहले आपका प्रोसेस हो जाएगा R2, और R2 के बाद आप R1 को भी प्रोसेस कर सकते हो पहले, और R3 को भी प्रोसेस कर सकते हो। दोनों में से किसी को भी प्रोसेस कर सकते हो क्योंकि दोनों की इन डिग्री 0 हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे 2 सीरियल शेड्यूल्स मिलेंगे, एक तो मिलेगा R2 R1 R3 और एक मिलेगा R2 R3 R1। So the correct answer is D. Now question number 45. Consider the following schedule as of transaction T1, T2, T3 and T4. Which one of the following statement is correct? तो यहाँ पे हमें कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और रिकवरेबिलिटी दो ऑप्शंस के बारे में पूछा गया है। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल के लिए तो हम देखते हैं कि कोई साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है क्या। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ट्रांजेक्शन है, T1, T2, T3 एंड T4। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखिए T2 से T1 पे एक एज जा रही है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट पेयर बन रहा है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ देखिए T1 से T4 पे एक एज जा रही है, ठीक है, क्योंकि राइट एक्स और रीड एक्स बन रहा है। ओके, एंड T3 से T1 पे एक जा रही है क्योंकि राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट पेयर बन रहा है, तो T3 से T1 पे जा रही है। ओके, नेक्स्ट ये तो x के लिए हमने देख लिया। y के लिए अगर आप देखिए तो T2 से T4 पे एक एज जा रही है, यस, क्योंकि राइट y से रीड y पे आ रहा है ना। एंड रीड एक्स से रीड एक्स पे कोई कॉन्फ्लिक्ट पेयर नहीं होता, बट राइट एक्स से रीड एक्स पे होता है, तो एक T3 से
T4 पे भी एच जा रही है। अब आप देखिए कि यहाँ पे साइकिल नहीं बन रहा कहीं भी, है ना, साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रहा इसका मतलब शेड्यूल जो है वो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। अब दूसरी चीज हमको चेक करनी है रिकवरेबिलिटी। तो रिकवरेबिलिटी में आप अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे जो T1 कोई एक्स डेटा आइटम पे राइट कर रहा है आफ्टर दी कमिटेड ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे कोई रिकवरेबिलिटी का इशू नहीं है। और यहाँ पे T2 क्या कर रहा है, वाई डेटा आइटम पे राइट कर रहा है जिसको कमिट करने के बाद T4 जो है वो रीड कर रहा है वाई आइटम को, और X को भी आफ्टर कमिट वो रीड कर रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कोई भी डर्टी रीड की प्रॉब्लम नहीं है, रीड राइट राइट रीड की प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ये शेड्यूल जो है रिकवरेबल भी है। दैट्स वाई आपका आंसर हो जाएगा एस इज बोथ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एंड रिकवरेबल। यहाँ मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कंप्लीट जो मैंने अभी समझाया, तो आप इसको प्लीज पढ़िएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। Next, consider the transaction T1, T2 and T3. The schedule S1 and S2 are given below. दो शेड्यूल्स दे रखे हैं ट्रांजेक्शन T1, T2 और T3 पे, ठीक है। Which one of the following statement about the schedule is true? तो हमारे पास तीन ट्रांजेक्शन है, T1, T2 एंड T3। अगर हम देखें S1 के केस में, तो S1 का अगर हम बनाना चाहें यहाँ पे प्रेसिडेंस ग्राफ तो कैसे बनेगा, देखो R1 R3 कॉन्फ्लिक्ट पेयर नहीं है, R3 ये तो डिफरेंट डेटा आइटम पे इसलिए भी नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर है, R3 से R2 देखो रीड जो होंगे वो सारे नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर होंगे। हम राइट से चेक करना चालू करते हैं, तो X से Y पे कोई कॉन्फ्लिक्शन नहीं आ रहा, ठीक है, X से Z पे भी नहीं आ रहा, Z X, और ये X जो है सेम ही ट्रांजेक्शन पे इसलिए यहाँ पे भी नहीं आ रहा। R3Y को अगर आप देखें तो R3 से W3 कोई कॉन्फ्लिक्टनेस नहीं आ रही, ठीक है, और R3Y के अलावा, लेकिन अब यहाँ देखिए R2Y से W3Y तो एक एज बनेगी 2 से 3, और क्या बन रहा है R2Z से W1Z तो एक बनेगी आपकी यहाँ पे, ओके, और एक और क्या बन रहा है R2Z से ये हो गया, ठीक है, और क्या आप देख सकते हैं इसके अंदर W2Z, ठीक है, WZ भी आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ रहा है R1Z, तो ये वापस 2 से 1 पे बन गया। एंड यहाँ पे अगर आप देखें और कौन से बन जाएंगे आपके, यहाँ पे ये दोनों नॉन कॉन्फ्लिक्ट हो गए, ये फिर नॉन कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे W3Y आ गया एक तो, ठीक है, तो 2 से Y पे कोई भी जो है 3 से यहाँ आ जाएगा, 2 से 3 पे हमने बना ही दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा 2 से यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट पेयर नहीं बन रहा, 2 से 2 पे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे और क्या आ जाएंगे आपके 1 से, ये भी कोई कॉन्फ्लिक्ट पेयर नहीं बन रहा, 1 से 1 पे नहीं बन रहा। इसका आंसर जो होगा S1 होगा। S1 सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई भी साइकिल नहीं बन रहा है S1 में, तो ठीक है। अब अगर आप S2 को देखें तो S2 में क्या आ जाएगा, यहाँ पे S2 को अगर आप देखें तो यहाँ पे वापस से आप S2 के लिए प्रेसिडेंस ग्राफ बनाइए T1, T2 एंड T3। तो यहाँ देखिए R1X एंड R1X के साथ और कोई कॉन्फ्लिक्ट पेयर नहीं बन रहा। इस तरीके से अगर आप देखें R3Y के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट पेयर नहीं बन रहा, बट R2Y तो R2Y से W3Y बन रहा है, तो ये बन जाएगा। देन R1X और R3X कुछ नहीं बना रहा, R1Z से क्या बन रहा है W2Z, तो R1Z से W2Z क्या हो जाएगा आपका 1 से 2 पे आ जाएगा, और W2Z से W1Z पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 से 1 आ जाएगा। तो ये साइकिल बन रहा है, इसलिए S2 जो होगा वो क्या होगा, नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा, जबकि S1 जो है आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा S1। नेक्स्ट देखिए, ये इसका मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। Consider the following log sequence of two transactions on a bank account with initial balance is 12,000 that transferred 2,000 to mortgage payment and then apply a 5% interest। तो ये हमारी ट्रांजेक्शन है कि T1 स्टार्ट हुआ, T1 पे B की ओल्ड वैल्यू थी 12,000, न्यू हो जाएगी 10,000, T1 की M ओल्ड वैल्यू थी 0 और न्यू हो गई 2000, क्योंकि 2000 आपने ट्रांसफर कर दिया मॉर्गेज पेमेंट में, T1 को आपने कमिट कर दिया, फिर T2 स्टार्ट हुआ और T2 ने क्या करा, बी ओल्ड वैल्यू को 10,000 से किस पे सेट कर दिया 10,500 पे, एंड देन T2 इज ऑल्सो कमिट। नाउ सपोज अ डेटाबेस सिस्टम क्रैशेस जस्ट बिफोर लॉग रिकॉर्ड 7, इस
रिकॉर्ड से पहले आपका डेटाबेस सिस्टम जो है वो क्रैश हो गया, तो जब सिस्टम रीस्टार्ट होगा देन विच वन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिकवरी प्रोसीजर। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारा जो सिस्टम क्रैश हुआ है वो 7th स्टेटमेंट से जस्ट अबव हुआ है, तो उस केस में क्योंकि T2 कमिट नहीं हुआ है इसलिए T2 को आपको क्या कराना पड़ेगा, अंडू करवाना पड़ेगा, जबकि जो ट्रांजेक्शंस कमिट हो चुके हैं उनको हम क्या करवाते हैं, रीडू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वी मस्ट अंडू लॉग रिकॉर्ड 6, ओके, क्योंकि T2 आपका कमिट नहीं हुआ था, सेट B to 10,000 एंड देन रीडू लॉग रिकॉर्ड्स 2 and 3 बिकॉज T1 is committed, okay, so the correct answer is B. Next is which of the following scenarios may lead to an irrecoverable error in a database system। तो हमें पता है irrecoverable errors कब आती है, जब कोई ट्रांजेक्शन डेटा आइटम को रीड कर ले दूसरे ट्रांजेक्शन से जिसने उसे राइट किया है, बट वो डेटा आइटम वो ट्रांजेक्शन कमिटेड नहीं है, ठीक है ना। बेसिकली दिस वन T1 एंड T2, सपोज दो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे, T2 ने कोई डेटा आइटम को राइट किया है एंड T1 इज रीड दैट डेटा आइटम, ओके, बट T2 इज नॉट कमिटेड, T2 ने कमिटमेंट नहीं किया और उससे पहले T1 ने रीड कर लिया। सपोज यहाँ पे T2 फेल हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे फेल हो जाता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका शेड्यूल इररिकवरेबल बन जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अ ट्रांजेक्शन रीड्स अ डेटा आइटम आफ्टर इट इज रिटन बाय अनकमिटेड ट्रांजेक्शन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 49। सो 49 में क्या है आपका, consider 3 data items D1, D2 and D3 with the following execution schedule of transaction T1, T2 and T3. In the diagram, R of D and WD denote the reading and writing the data in items D respectively. Which one of the following statement is correct? अब हमें बताना है कि शेड्यूल सीरियलाइजेबल है या नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आप स्वैपिंग हम देख सकते हैं कि स्वैपिंग पॉसिबल है क्या। तो आप देखिए यहाँ पे अगर आप स्वैपिंग करना चाहें तो सपोज जैसे इनको मैं स्वैप करके ऊपर भेजना चाहती हूँ तो ये दोनों तो इजीली चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट पेयर नहीं आ रहा, लेकिन ये वाले जो ट्रांजेक्शन है ये आप ऊपर नहीं भेज सकते क्योंकि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स आ गए, है ना। तो T1 और T2 जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, आप स्वैपिंग पॉसिबल नहीं कर सकते। और इसी तरीके से अगर आप इसमें देखें तो ये वाली वैल्यूज जो हैं वो इससे तो स्वैप हो जाएंगी तो नीचे आ जाएंगी, लेकिन वापस सेम यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। देखो यहाँ ये कॉन्फ्लिक्टिंग अगर हो रही है इस वजह से क्या हो जाएगा, आपके ये जो शेड्यूल है वो सीरियलाइजेबल नहीं होगा। तो आंसर इज डी, द शेड्यूल इज नॉट सीरियलाइजेबल। ओके, यहाँ मैंने दिया भी है T1 and T2 have conflicting operations between them forming a cycle in the precedence graph। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली, क्योंकि देखो R2WD2 और R2WD2 तो T2 से T1 पे एक एज जा रही है, ठीक है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट पेयर है ये और ये। सेम अगर यहाँ आप देखें तो RD1 और WD1 ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट पेयर है तो T1 से T2 पे भी एक एज जा रही है, इसलिए क्या बन रहा है, साइकिल। दैट्स व्हाई दिस इज शेड्यूल इज नॉट सीरियलाइजेबल। ओके, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग टू बैंक अकाउंट्स X एंड Y। रीड ऑफ X is equal to X minus 50, राइट ऑफ X, रीड ऑफ Y is equal to Y plus 50, write Y. The constraint that the sum of the accounts X and Y should remain constant means we should need to maintain the consistency। तो इसके लिए हमारी कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होगी, कंसिस्टेंसी की, ऐसी प्रॉपर्टीज में से, क्योंकि we need to be the data should be consistent। Okay, consistency in a database system refers to the requirement that any given database transaction must only change affected data in allowed ways. So that is the sum of X and Y must not change. Okay, so the consistency will be the correct answer. Now moving to question number 51. Consider a simple checkpoint protocol and the following set of operations in the log. If a crash happens now and the system tries to recover using both undo and redo operations, what are the contents of the undo list and the redo list? अब आप यहाँ पे अगर देखिए तो हमारे पास कौन सी ट्रांजेक्शन है जो कमिट हो चुके हैं, ठीक है, ये हमें पहले देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए स्टार्ट हुआ है ट्रांजेक्शन T1, कमिट हो गया हमारा T4, ठीक है, और कमिट हुआ है हमारा T2, यानी T1 और T3 कमिट नहीं हुए, इसलिए आपको अंडू किनको करना पड़ेगा, T1 और T3 तो जो होंगे वो अंडू हो जाएंगे, लेकिन जो रीडू है वो सिर्फ आपका ट्रांजेक्शन T2 होगा। क्यों? क्योंकि चेक पॉइंट के बाद T2 ही है जिसको आपने स्टार्ट किया है, ठीक है, लेकिन T4 को स्टार्ट नहीं किया, सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू रीडू द T4 बट T2 मस्ट बी रीडू। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ए।
सी सिंस T1 एंड T3 आर नॉट कमिटेड येट दे मस्ट बी अनडन, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कमिट नहीं हुए थे. एंड द ट्रांजेक्शन T2 मस्ट बी रीडन बिकॉज इट इज आफ्टर द लेटेस्ट चेक पॉइंट. ओके, और यहाँ पे क्योंकि T4 और T2 कमिट हो चुके थे इसलिए इनको आपको अंडू नहीं करना होगा, लेकिन T1 और T3 कमिट नहीं हुए थे इसलिए हमने इनको अंडू किया. सो द आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Consider the following partial schedule as involving two transactions T1 and T2. Only the read and the write operations have been shown. The read operations on data item P is denoted by read of P and the write operations on data item P is denoted by write of P. Okay, so this is the transaction we have given. Suppose that the transaction T1 fails immediately after the time instance 9. After this time instance, the transaction T1 fails. Okay, here this is fail. Which one of the following statement is correct? Now T2 must be aborted, then both T1 and T2 must be restart to ensure transaction atomicity. But you can't abort the T2 because T2 committed. Schedule S is non-recoverable and cannot ensure transaction atomicity. Only T2 must be aborted and then restart to ensure transaction atomicity. And Schedule S is recoverable and can ensure atomicity and nothing else needs to be done. So the correct answer for this is B. Why? Because T2 is committed and now T1 is fails. But you can't undo the T2 because of the commitment. That's why your schedule is non-recoverable. Okay, because it cannot ensure the transaction atomicity. Now question number 53. Which level of locking provide the highest degree of concurrency in relational database? So the answer is C, row. Because page level locking locks whole page, that is all rows, therefore highly restrictive. Table locking is mainly used for concurrency control with DDL operations, while your row share a table lock is the least restrictive and has the highest degree of concurrency for a table. Okay, so it indicates the transaction has locked rows in the table and intends to update them. That's why the option C is correct. Consider the following schedule S of transaction T1 and T2. ठीक है, अब हमें इसमें बताना है कि शेड्यूल सीरियलाइजेबल है या नहीं. तो सेम हम वापस से प्रेसिडेंस ग्राफ बनाएं. तो आप ये देखिए, रीड ए से राइट है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पेयर बन रहा है तो T1 से T2 एक एज बन जाएगी. देन अगर यहाँ हम देखें तो रीड बी से राइट बी भी एक कॉन्फ्लिक्ट पेयर बन रहा है तो T2 से T1 पे भी एक एज बन जाएगी. दैट्स व्हाई अगेन द साइकिल इज एग्जिस्ट. ओके, सो इफ साइकिल इज एग्जिस्ट सो दिस इज नॉट सीरियलाइजेबल, सो एस इज option is D. Okay, now moving to question number 55. Which one of the following is not a part of ACID properties of a database transaction? Atomicity, consistency, isolation and deadlock freedom. So we know A stands for atomicity, C is for consistency, I is for isolation and D is for durability. So the option is D. Deadlock freedom is not the part of your ACID properties. Okay, so the answer is D. Now question number 56. Consider the following two-phase locking protocol. Suppose a transaction T access for read or write operations a certain set of objects. This is done in the following manner. Step 1. T acquires exclusive locks to O1 to OK in increasing order of their address. Step 2. Required operations are performed. Step 3. All locks are released. So see, since it is a two-phase locking protocol, so it ensures the serializability, and also because you acquire all the exclusive lock before or in order to their addresses, so it will also means ensure the deadlock freedom. So answer will be A. It guarantees the serializability as well as the deadlock freedom. And this type of two-phase locking is basically a conservative 2PL, or we can say a static 2PL. So in a conservative 2PL, a transaction has to lock all the items it accesses before the transaction begins execution. It is used to avoid the deadlock, and also 2PL is conflict serializable, therefore it guarantees the serializability. So therefore option A is the correct answer. But if we talk about the drawbacks of conservative 2PL, less throughput, resource utilization is also less because it holds the resources before the transaction begin execution. Starvation is possible since no restriction on unlock operations, and 2PL is a deadlock free protocol, but it is difficult to use in practice. Now question number 57. Suppose a database schedule S involve transaction T1 to Tn. Construct the precedence graph of S with vertices representing the transaction and edges represent the conflicts.
If X is serializable and which one of the following ordering of the vertices of the precedence graph is guaranteed to yield a serial schedule? तो we know the answer, topological order is the answer, क्योंकि हम कितनी बार कर चुके हैं, कोई भी सीरियल शेड्यूल अगर हमें निकालना है, कोई शेड्यूल अगर हमें गिवन है और उसका हमें इक्वल सीरियल शेड्यूल निकालना है तो हम टोपोलॉजिकल ऑर्डर यूज करते हैं. दैट्स व्हाई आंसर इज ए. नाउ क्वेश्चन नंबर, देखो मैंने यहाँ इसका डेफिनेशन भी दे रखा है, इवन मैंने इसको लेक्चर में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज आप वहां से भी चेक कर सकते हैं. Now consider the following database schedule with two transactions T1 and T2, where R of ij denotes the read operation by transaction Ti on a variable z, while Wij denotes the write operation by Ti on a variable z, and Ai denotes an abort by a transaction Ti. So which one of the following statement about the above schedule is true? तो यहाँ पे आप देखिए तो दो ट्रांजेक्शन है T1 और T2 जो कि डेटा आइटम X और Y पे रीड एंड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, बट आफ्टर द रीड राइट ऑपरेशन T1 इज अबॉर्ट एंड T2 इज ऑल्सो अबॉर्ट. सो सी यहाँ पे क्या हो रहा है, T1 भी अबॉर्ट हो रहा है, T2 भी अबॉर्ट हो रहा है, कुछ कमिटमेंट हुआ नहीं है, इसलिए नॉन रिकवरेबल तो ये नहीं है. ठीक है, S is recoverable but has a cascading abort. देखो cascading abort क्यों नहीं है, क्योंकि T1 के abort होते ही immediately T2 abort हो गया. हमने यहाँ पे कोई इसको external command नहीं दी cascading abort की, तो इसलिए cascading abort भी ये नहीं है और recoverable भी है. तो इस आंसर इसका क्या हो जाएगा, C. S does not have a cascading abort. ओके, इसका मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है विद एग्जाम्पल, तो आप यहाँ देख सकते हो. T1 select perform write operation on X, T2 perform write operation on same variable X. Now T2 overwrites a value that T1 writes. Okay, T1 aborts, its remembered values are restored क्योंकि T1 abort हो गया है. Cascading abort could have arisen if abort to T1 required abort to T2. बट यहाँ पे हम कोई अलग से एक्सटर्नल कमांड नहीं भेज रहे cascading abort की, हमारा T2 ऑलरेडी abort हो रहा है. That means T2 is also restored the value, so that's why that operations has not cascading abort. Now question number 59 is the exercise for you guys. ये आप क्वेश्चन मैं आप पढ़ देती हूँ आपके लिए और इसका आंसर प्लीज आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या होगा. सो कंसिडर द फॉलोइंग 3 शेड्यूल्स ऑफ ट्रांजेक्शन T1, T2, T3. यहाँ आपको नोटेशन कैसे दे रखे हैं, NYO. यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये द एक्शन Y. ठीक है, एक्शन Y मीन्स Y का एक्शन हो सकता है इधर रीड और राइट परफॉर्म बाय द ट्रांजेक्शन N ऑन एन ऑब्जेक्ट O. तो मैं समझा देती हूँ, जैसे ये आपको एक दे रखा है, ठीक है ना, नोशन. तो इसका मतलब क्या है, आप रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो A आइटम पे, कौन से ट्रांजेक्शन में, T2, यानी कि T2 ट्रांजेक्शन रीड कर रहा है डेटा आइटम A पे. इसको क्या बोलेंगे, T3 ट्रांजेक्शन रीड कर रहा है डेटा आइटम C पे. यहाँ पे T2 ट्रांजेक्शन राइट कर रहा है डेटा आइटम B. ठीक है, इस तरीके से आपको इसे रीड करना है और इसमें आपको बताना है कि कौन सा शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट इक्वल है या कोई शेड्यूल अगर कॉन्फ्लिक्ट इक्वल नहीं है तो क्यों नहीं है. तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आप बताइए इसका आंसर. हालांकि मैंने इसका आंसर प्लस सोल्यूशन दोनों यहाँ पे दिया है, बट आई वांट कि आप एक बार खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें. ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट. ठीक है, a schedule following strict two-phase locking protocol is conflict serializable as well as recoverable. No. Yes, this is true. This is not incorrect. What question 2 is, statement 2 is checkpoint in schedules are inserted to ensure recoverability. This is incorrect. Okay, so the only 2 is incorrect. Why? Because if we see in a basic two-phase locking protocol, it ensures only conflict serializability and strict two-phase locking ensure recoverability as well. So statement 1 is correct. हमें यहाँ पे strict two-phase locking दे रखा था. But your checkpoints are inserted to minimize the task of undo redo in recoverability. ठीक है, that's why this option is incorrect. क्योंकि यहाँ पे आप कह रहे हो कि ये इंश्योर करता है रिकवरेबिलिटी को, जबकि चेक पॉइंट हम बस किस लिए इंसर्ट करते हैं, ताकि हमारे जो अंडू रीडू ऑपरेशंस हैं, टास्क है हमारे रिकवरेबिलिटी प्रोसीजर में, वो आप मिनिमाइज कर सको. दैट्स व्हाई क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये लेक्चर अच्छा लगा होगा. प्लीज अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन की. थैंक यू.